गुड मॉर्निंग बच्चों। मंजू राजावत। आज मैं आपको मानव भूगोल में वातावरण और उसके तत्व के बारे में चर्चा करेंगे अपन कि क्या होता है वातावरण और उसके तत्व। वातावरण या पर्यावरण उन समस्त भौगोलिक तत्वों का योग होता है जो मानव को घेरे हुए है और उसके कार्यों को नियंत्रित या प्रभावित करता है। ये कुछ एक परिभाषा दी है। कुछ और अलग अलग विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं वातावरण की दी हैं, जैसे तांसले हैं, फेटिंग हैं। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं और उसमें मानव के साथ उसके संबंधों को बताया है। तो जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष या अकेले मानव के वातावरण का अध्ययन न करके किसी भौगोलिक प्रदेश में के जो मानव वर्ग हैं या ह्यूमन ग्रुप हैं के वातावरण का हम अध्ययन करते हैं। कुछ जो वैज्ञानिक हैं, परिस्थिति वैज्ञानिक, उन्होंने वातावरण की जगह हैबिटेट शब्द का या माइल्यू शब्द का भी वातावरण के लिए किया है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है समस्त परिस्थिति या प्रवृत्ति से। अब आता है वातावरण के पहलू। वातावरण के 3 पहलू बताए गए हैं: तत्व, शक्तियाँ और प्रक्रियाएं। ये वातावरण के 3 पहलू हैं। अब आता है वातावरण के प्रकार। मुख्य रूप से वातावरण को 2 प्रकारों में बांटा गया है: प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। 2 प्रकार हैं, एक है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। अब आता है कि प्राकृतिक वातावरण क्या है, सांस्कृतिक वातावरण क्या है। तो प्राकृतिक वातावरण को भी की 3 पहलू बताए हैं: प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण के तत्व। अब प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ क्या हैं? शक्तियों के अंतर्गत हम पृथ्वी, आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की दैनिक भ्रमण गति, परिभ्रमण गति, गुरुत्वाशक्ति, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी क्रियाएं होती हैं उनको, विवर्तनिक शक्तियाँ, सूर्यताप, वायुमंडल, महासागर, ये सारे जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए तत्व शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। इन जो ये शक्तियाँ हैं जो कि प्राकृतिक वातावरण के द्वारा हमें दी जाती हैं, प्रदान की गई हैं, उनसे अनेक प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे वातावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। अब प्रक्रियाएं क्या हैं? दूसरा आता है प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं। प्राकृतिक वातावरण की जो शक्तियों के कार्य करने की विधियों को प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं जैसे ताप विकिरण है, ताप चालन है, ताप संवहन है, वायु भ्रमण है, जल भ्रमण है, अनावृत्तीकरण है, अपक्षय है, निक्षेपण है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो वातावरण की शक्तियां हैं, उनसे ये प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं। इनका अध्ययन वैसे तो हम भौतिक भूगोल में करते हैं, पर इन जो प्रक्रियाएं हैं, इनके प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत भी किया जाता है, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं का जो प्रभाव है वो मानव के ऊपर पड़ता है। तीसरा आता है प्राकृतिक वातावरण के तत्व। पहला हो गया था प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ जो हमने पढ़ी, दूसरी है प्रक्रियाएं और तीसरी है वातावरण के तत्व।
अब प्राकृतिक वातावरण की जो शक्तियाँ और प्रक्रियाओं, उनसे जो प्राकृतिक भू दृश्य उत्पन्न होते हैं, उन भूदृश्यों को वातावरण के तत्व कहा गया है। इन समस्त तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व। भाववाचक तत्व क्या होते हैं? प्रदेश की जो ज्योमेट्री स्थिति है या प्राकृतिक अवस्थिति है, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल है, प्रदेश की आकृति है, भौगोलिक अवस्थिति है, ये सब कहलाते हैं भाववाचक तत्व। दूसरा है भौतिक तत्व। उसके अंतर्गत स्थलाकृति है, ऋतु और जलवायु है, खनिजें हैं, हमारी शैलें हैं, मिट्टियाँ हैं, नदियाँ और जलाशय हैं, अधोभौमिक अंडरग्राउंड वाटर है, महासागर तट हैं। ये सब भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है जैविक तत्व। प्राकृतिक वनस्पति, प्रादेशिक जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये कहलाते हैं जैविक तत्व। इन प्राकृतिक तत्वों का संबंध मानव वर्ग की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मानवीय बस्तियां हैं, या जो मानवीय शक्तियां हैं, संस्कृतियां हैं, उनके ऊपर पड़ता है। तो यह है प्राकृतिक वातावरण। 3 चीजें हुई: प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण के तत्व। मुख्य क्या है? शक्तियाँ। शक्तियों से ही प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं और शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से वातावरण के तत्व निर्मित होते हैं। अब आता है सांस्कृतिक वातावरण। जैसे प्राकृतिक वातावरण के 3 तत्व बताए थे, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं और तत्व, उसी तरह से सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं और तत्व 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने वाली शक्ति प्रदेश की क्या है? जनसंख्या स्वयं होती है। मानव वर्ग ही सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति है। मानव समाज क्या है? एक सजीव और एक क्रियाशील इकाई है। प्रत्येक प्रदेश की सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति उस प्रदेश की जनता ही होती है। जो मानव वहाँ पर निवास करते हैं, वो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति होती है। मानव ना तो प्राकृतिक वातावरण का अंग है और न ही सांस्कृतिक वातावरण का अंग। मानव तो एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, जिसका स्थान क्या बताया गया है? केंद्रीय। मानव केंद्र में होता है। एक तरफ प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक वातावरण। किसी प्रदेश की जनता के अध्ययन में मुख्य कुछ बातें होती हैं, जैसे कि प्रदेश की जनसंख्या है, जनसंख्या का वितरण और सघनता है, नर नारी अनुपात है, आयु है, आयु वर्ग जो, जातीय रचना है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता है, और जनसंख्या है। ये सब क्या कहलाती हैं? वातावरण की शक्तियाँ। अब आती हैं वातावरण की प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं वे हैं जिनके द्वारा मानव और मानव वर्ग अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। इन प्रक्रियाओं को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पोषण है, सामूहिकीकरण है, पुनरुत्पादन है, प्रभुत्व स्थापना है, प्रवास है, पृथक्करण है, समावेश है, विशेषीकरण है और अनुकर्मण है। ये सांस्कृतिक वातावरण की कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब आता है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं और भूदृश्य,
संस्थाएं, प्रथाएं, कलाएं, विज्ञान, यंत्र, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, जिनको मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक आवश्यकताओं के प्रतिरूप। जैविक आवश्यकताओं के प्रतिरूप के अंतर्गत आता है कि किसी प्रदेश में मानव वर्ग का भोजन और पेय। दूसरा आता है वस्त्र और वेशभूषा। तीसरा आता है निवास और बस्तियां। ये जैविक आवश्यकताओं के प्रतिरूप हैं। दूसरा है आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप। इसके अंतर्गत हमारे प्राथमिक व्यवसाय हैं, जिसमें खाद्य व्यवसाय है, आखेट है, मत्स्य कर्म है, शोषण उद्योग हैं, जैसे कि पशुचारण है, कृषि है, वन उद्योग है, खान खोदना है। ये तो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। दूसरा आता है निर्माण उद्योग। तीसरा होता है परिवहन और वाणिज्य उद्योग। और चौथा है व्यवसाय। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप। फिर आता है प्रौद्योगिकीय प्रतिरूप, टेक्नोलॉजिकल पैटर्न। इसके अंतर्गत हमारे यंत्र और उपकरण आ जाते हैं। परिवहन, संवाद वाहन के साधन जिनके द्वारा मनुष्यों और उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, आवागमन होता है। फिर आता है भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के अंतर्गत समुदाय और प्रबंध और सहकारिता। दूसरा आता है घर परिवार प्रणाली, विवाह प्रथा आदि। सामाजिक श्रेणियां और श्रम विभाजन, लोक रीतियां, कर्मकांड, मेला, उत्सव। फिर आती हैं सामाजिक प्रथाएं और व्यवहार नियम, सामाजिक आदर्श और मान्यताएं। ये सब आती हैं सामाजिक संगठन के अंतर्गत। फिर आता है राजनीतिक संगठन। इसके अंतर्गत हम राज्य का क्षेत्र है, संपत्ति है, साधन है, शक्तियां हैं और कानून। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध हैं, साधारण जनमत का प्रवाह है, ये सब राजनीतिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हमें क्या होते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं। ये मनुष्य के सामूहिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं और इन्हीं से मानव समूह को गति प्रदान होती है। तो ये थे हमारे सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। 6 भाग थे: जैविक आवश्यकताएं, आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, धर्म, कला, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन। अब आता है वातावरण के तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है मानव पर। देखिए, मानव के ऊपर जो वातावरण के तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इसी से ही मानव अपना सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। तो वातावरण के तत्वों की सब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उस प्रदेश के पारिस्थितिक अनुक्रम की अवस्था के अनुसार होती हैं और तत्वों के सम्मिलित प्रभावों का वर्णन पार्थिव एकता कहलाता है। कुल मिला के हम अगर कहें तो जो वातावरण और मानव है, इन दोनों का आपस में संबंध है और उसी के कारण जो हमारा जो पारिस्थितिकी अनुक्रम या कालिक अनुक्रम है वो निर्धारित होता है।
तो इस प्रकार से ये है हमारे वातावरण और उसके तत्व। अगले ये बच्चों ये चैप्टर तो पूरा हुआ। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वातावरण और मानव, इसका आपस में क्या